अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर में हम फार्माकोलॉजी के एक इंतहाई अहम यूनिट को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नेम है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग्स। तो जिस तरह आप लोगों ने इससे पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा है कि हमारे बॉडी का एक सिस्टम है जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स हैं और वो हार्मोन सेक्रेट करते हैं और वो हार्मोन हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास है ये भी एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन को सेक्रेट करता है, जिसमें कुछ हार्मोन हमारे बाकी ग्लैंड्स के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं और कुछ हार्मोन डायरेक्टली हमारे बॉडी में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे पास है ये अंडर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस से कुछ हमारे पास फैक्टर्स रिलीज होते हैं जो क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। अब अगर हमारे बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं या हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग फैक्टर सेक्रेट होते हैं, अगर उनके अमाउंट में कमी या ज्यादती आती है तो उस वजह से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज आती हैं। तो उन एबनॉर्मेलिटीज को क्योर करने के लिए, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ड्रग्स यूज होते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। अगर वो कम रिलीज होंगे, नॉर्मल से कम होंगे, तो उस वजह से जो डिजीज होगी उसकी ट्रीटमेंट के लिए कौन से ड्रग हमने यूज करने हैं और उन ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। और अगर आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा सेक्रेट होते हैं तो उसके लिए फिर कौन से ड्रग यूज होंगे और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा। और इसके साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उसको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूं कि इस यूनिट के दो पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर ये है, पार्ट सेकंड का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाकर आप इस यूनिट का पार्ट सेकंड देख सकते हैं। अब हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जो इंफॉर्मेशन है ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफन कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करता है जो हमारे बॉडी के बाकी ग्लैंड्स के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, उनके एक्टिविटी को मेंटेन रखते हैं, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आने वाली स्लाइड में फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से रिलीजिंग फैक्टर हैं या हार्मोन हैं जो क्या करते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं और वो हमारे बॉडी के बाकी ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। इट्स फंक्शन आर प्राइमरी कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, जो ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ टू लोब, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के वैसे तो तीन लोब हैं, क्योंकि हमारे पास दरमियान वाला लोब वो कम होता है, वो इतना डेवलप नहीं है, इसलिए मेनली हम पिट्यूटरी ग्लैंड को दो लोब में डिवाइड करते हैं, जो एक एंटीरियर है, दूसरा हमारे पास पोस्टीरियर है। और हर एक लोब अपने हार्मोन रिलीज करता है जो कि यहाँ पे आपको दिया गया है। और ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट स्लाइड से एमसीक्यूज के हवाले से कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर प्रोड्यूस बाय सेपरेट ग्रुप ऑफ सेल लाइक सोमेटोट्रॉफ हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, लैक्टोट्रॉफ हमारे पास प्रोलैक्टिन रिलीज करता है, गोनेडोट्रॉफ हमारे पास फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड लुटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और कार्टिकोट्रॉफ हमारे पास एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन तो नाम से जाहिर है कि ये क्या करेगा, ये हमारे बॉडी के ग्रोथ को कंट्रोल करता है, ग्रोथ को इंप्रूव करता है, सही है। इसके बाद प्रोलैक्टिन हमारे पास मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है फीमेल में। इसके बाद हमारे पास जो गोनेडोट्रॉफ है तो ये रिप्रोडक्टिव हार्मोन है जो हमारे पास ओव्यूलेशन में हेल्प आउट करते हैं, और इसके और भी रिप्रोडक्टिव फंक्शन है जो इस यूनिट के सेकेंड पार्ट में हमने एक्सप्लेन किए हैं। इसके बाद कार्टिकोट्रॉफ जो हमारे पास हार्मोन है तो वो क्या है, एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से रिलीज होता है और ये एड्रीनल ग्लैंड को कंट्रोल रखता है।
अगर हमारे पास एड्रिनल हार्मोन जिसमें हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स आते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड, मिनरल कार्टिकाइड आते हैं, और कार्टिकोस्टेरॉइड्स का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, फार्माकोलॉजी का एक लेक्चर है। अगर आप लोगों ने वो देखना है तो उसका आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे कि कार्टिकोस्टेरॉइड्स बाय फरमान, तो वो आपके पास आ जाएगा, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है कि कार्टिकोट्रॉफ या कार्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं। तो जो एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हमारे पास हार्मोन है, ये क्या करता है, ये एड्रिनल ग्लैंड के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, और ये हार्मोन हमारे पास एंटीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद जो पोस्टीरियर लोब है, तो पोस्टीरियर लोब से वेजोप्रेशन एंड ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वेजोप्रेशन हमारे पास क्या है, ये ब्लड प्रेशर मेंटेन रखने में, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह कराता है, जो इस यूनिट के आगे आने वाले स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। इसके बाद ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन डिलीवरी के दौरान क्या करता है, हेल्प आउट करता है डिलीवरी में, सही है, और ये दोनों पोस्टीरियर लोब से सेक्रेट होते हैं। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इसके बाद एक लाइन इन्होंने दी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, और जो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है इनका रिलीज ये अंडर कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म किसे कहते हैं, मैं यहाँ पे आपको मिसाल दूं। अगर हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है, देखो ये एक किडनी है, इसके ऊपर हमारे पास क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। अब एड्रिनल हार्मोन अगर आपके पास कम है तो मैसेज जाएगा किसको, मैसेज जाएगा हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस फिर मैसेज देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को कि वो क्या करे, वो हमारे पास एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन को रिलीज करें। जब हमारे पास एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन रिलीज हो जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, वो एड्रिनल ग्लैंड को मैसेज देता है कि आप अपने हार्मोन को रिलीज करो। अब अगर इसकी मिकदार नॉर्मल है, अगर हार्मोन की मिकदार नॉर्मल है एड्रिनल हार्मोन की, तो फिर इसका रिलीज कम होगा या नहीं होगा, और अगर इसकी मिकदार में कमी आ जाती है, ये कम हो जाते हैं, तो फिर इसका रिलीज जो हो वो क्या होगा, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। इसको कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। एक कम होते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है ताकि उसकी कमी पूरी की जाए, और अगर एक ज्यादा हो जाते हैं तो दूसरा कम हो जाते हैं ताकि वो नॉर्मल से ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। इसके बाद हमारे पास हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, एमसीक्यूज के हवाले से ये इंतहाई अहम है कि द हार्मोन सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी आर ऑल पेप्टाइड आर लो मॉलिक्यूलर वेट प्रोटीन दैट एक्ट बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट ऑन देयर टारगेट टिश्यू। क्या है कि जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, जिसके अपने रिसेप्टर होते हैं टारगेट टिश्यू पे, और वो उन रिसेप्टर के साथ कंबाइन होके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। देखो पेप्टाइड किस तरह होते हैं, देखो हमारे बॉडी में जो हार्मोन है उसके डिफरेंट मैकेनिक नेचर के होते हैं, कुछ उसमें स्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ कोलेस्ट्रॉल से बने होते हैं, कुछ पेप्टाइड होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन है तो ये पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। द हार्मोन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी आर रेगुलेटेड बाय न्यूरोपेप्टाइड that are called either releasing or inhibiting factor or hormone, and these are produced in hypothalamus and they reach the pituitary by hypophyseal portal system। जो हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड लोब से जो हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो अंडर कंट्रोल होते हैं न्यूरोपेप्टाइड के। न्यूरोपेप्टाइड हमारे पास न्यूरॉन प्लस प्रोटीन से बने एक कंपाउंड्स होते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, जो सिग्नलिंग वगैरह करते हैं। तो ये क्या होते हैं, अगर आपके पास कमी होती है तो वो रिलीजिंग न्यूरोपेप्टाइड रिलीज हो जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो एक्शन देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को कि वो अपने हार्मोन को रिलीज करे। अगर इनके एक्शन को कम करना हो तो हमारे पास इनहिबिटिंग फैक्टर रिलीज होते हैं न्यूरोपेप्टाइड में, और ये न्यूरोपेप्टाइड रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, और हाइपोथैलेमस से ये पहुंचते हैं आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस में इनकी रिलीज होती हैं और ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचते हैं थ्रू हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। ईच हाइपोथैलेमिक रेगुलेटरी हार्मोन कंट्रोल द रिलीज ऑफ स्पेसिफिक हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। और जिस तरह मैंने आपको कहा ना स्लाइड में कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्शन अंडर कंट्रोल होता है हाइपोथैलेमस में, तो आपके हाइपोथैलेमस में हर एक
हार्मोन का, पिट्यूटरी हार्मोन का अपना एक कंट्रोल फैक्टर है, जो क्या होते हैं, जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करता है। क्लिनिकल यूज ऑफ मेजर हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी हार्मोन। तो जिस तरह स्टार्ट में मैंने आपको कहा कि अगर आपके हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी हार्मोन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उस कंडीशन, तो अगर किसी भी वजह से उन हार्मोन की रिलीज कम होती है तो फिर उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में फिर आपने ये बाहर से यूज करने होते हैं सिंथेटिक फॉर्म में, जो आने वाली स्लाइड्स में हम एक्सप्लेन करेंगे। ऑल्दो अ नंबर ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन प्रिपरेशन आर करंटली यूज थेराप्यूटिकली फॉर स्पेसिफिक ना हार्मोनल डिफिशियंसी, मोस्ट ऑफ दिस एजेंट हैव लिमिटेड थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। क्या कहते हैं कि जो हमारे पास पिट्यूटरी हार्मोन प्रिपरेशन है तो वो थेराप्यूटिकली स्पेसिफिक हार्मोनल डिफिशियंसी कंडीशन में हम यूज करते हैं। अगर हमारे बॉडी में हार्मोन की डिफिशियंसी आ जाए तो उस कंडीशन में हम फिर बाहर से सिंथेटिक हार्मोन यूज करते हैं। लेकिन क्या है कि इनका जो थेराप्यूटिक एप्लीकेशन है वो कम है। वो कम इसलिए है कि मतलब अगर आपने नॉर्मल से ज़्यादा हार्मोन लगा लिया किसी पेशेंट को तो फिर वो क्या हो जाते हैं, उसमें फिर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो हम सिंथेटिक तो यूज़ करते हैं लेकिन उनका थेराप्यूटिक एप्लीकेशन कम है, इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते। अच्छा, हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी आर एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलरली, सबक्यूटेनियसली और इंट्रानेजली। क्या होते हैं कि अगर आप बाहर से सिंथेटिक एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी हार्मोन की डिफिशियंसी आप में आ गई तो वो हार्मोन अगर आप सिंथेटिक फॉर्म में लेते हैं तो वो आपने या इंट्रामस्कुलरली लेने होंगे या सबक्यूटेनियसली लेने होंगे या आप इंट्रानेजली लेने होंगे। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि बिकॉज देयर पेप्टाइडल नेचर मेक दम ससेप्टेबल टू डिस्ट्रक्शन बाय द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि चूंकि हमने स्टार्ट स्लाइड्स में पढ़ा कि वो उनका जो नेचर होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। अगर वो एंजाइम्स वो हार्मोन अगर आप ओरली लेते हैं तो आपके जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है तो वो उनकी डिस्ट्रक्शन कराते हैं, जिसकी वजह से उनका जो असर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए आपको जो एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन अगर आपने लेने हैं तो वो या आपने IM लेने होंगे या सबक्यूटेनियसली लेने होंगे या इंट्रानेजली लेने होंगे, और ये आप MCQs के लिए इस पॉइंट को याद रख लें। इसके बाद हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ थायराइड एंड पिट्यूटरी हार्मोन के थायराइड और पिट्यूटरी हार्मोन को हम फार्माकोलॉजिकली कब यूज करेंगे? इसको हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज करते हैं। रिप्लेसमेंट थेरेपी किसे कहते हैं कि अगर किसी भी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई भी पार्ट डैमेज हो गया है, आपके पास हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे या आपकी थायराइडेक्टोमी हुई है, थायराइड ग्लैंड आपने रिमूव किया है, तो उस कंडीशन में फिर हम बाहर से रिप्लेस करते हैं उस हार्मोन, नॉर्मल हार्मोन को जो हमारे बॉडी में पहले प्रोड्यूस होते थे, सेक्रीट होते थे। इसके बाद एंटागोनिस्ट फॉर एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा कि इन हार्मोन के हमारे पास एंटागोनिस्ट बनते हैं सिंथेटिक फॉर्म में होते हैं। अगर हमारे बॉडी में किसी भी वजह से पिट्यूटरी हार्मोन एक्सेस में प्रोड्यूस होता है, जो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा जो एबनॉर्मलिटी होती है, तो उस कंडीशन में हम ये हार्मोन एंटागोनिस्ट फॉर्म में यूज करते हैं। इसके बाद डायग्नोस्टिक टूल फॉर एंडोक्राइन एबनॉर्मलिटीज, और इन हार्मोन को हम एज अ डायग्नोस्टिक टूल भी यूज करते हैं कि अगर हमारे पास एंडोक्राइन कोई एबनॉर्मलिटीज हैं, जो आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि ये डायग्नोस्टिक पर्पस किस तरह यूज होते हैं। ये स्लाइड इंतहाई इंपॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। इसमें आप लोगों को ये बताया गया है कि जो हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के, तो इसमें हमारे पास एगोनिस्ट भी है और एंटागोनिस्ट भी है। एगोनिस्ट इसका सोमेट्रोपिन है एंड मेकाजमिन है। ये क्या है? ये सिंथेटिक बाहर से आप लेते हैं उस कंडीशन में कि अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन की बॉडी में कमी हो, जब आप ये लेते हैं तो आप में ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज हो जाते हैं और आपका ग्रोथ नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरा इसका एंटागोनिस्ट भी इन्होंने दिया है कि अगर किसी भी वजह से आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उस कंडीशन में आपने एक्ट्रियोटाइड यूज़ करना है या पेग्रेसमेंट आपने यूज़ करने हैं, जिसका काम क्या होते हैं, जो एंटागोनिस्ट हैं, जो एक्सेस ग्रोथ हार्मोन को कम करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं।
और आने वाले स्लाइड्स में इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे, इस हर एक मेडिसिन का क्या इसका हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल इसी तरह इस स्लाइड में आपको बाकी भी जितने भी हार्मोन हैं उनके एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दिए गए हैं। इस स्लाइड को आपने एमसीक्यूज के लिए रटा करना है। और एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का जो हमारे पास लास्ट हार्मोन था वो एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, जिसको कार्टिकोट्रोफिन भी कहते हैं। Normally, adrenocorticotropic hormone is released from pituitary in pulses with an overriding diurnal rhythm, with the highest concentration occurring in early morning and the lowest in the late evening. क्या होता है कि जो हमारे पास एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन हमारे बॉडी में नॉर्मली डायर्नल रिदम में रिलीज होता है, सुबह के वक्त ज़्यादा होता है, फिर 11 या 12 बजे जो हमारे पास होते हैं उसमें ये पीक पे चला जाते हैं। इवनिंग में फिर इसका डिक्लाइन फेज शुरू होता है। नॉर्मली ये रिलीज है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का हमारे बॉडी में, जो कि कार्टिकोस्टेरॉइड यूनिट में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद स्ट्रेस स्टिमुलेट इट्स सेक्रेशन वेयर एज कार्टिसोल एक्टिंग वाई नेगेटिव फीडबैक सप्रेस इट्स रिलीज। अगर कोई पर्सन स्ट्रेस में है तो उस कंडीशन में इसकी सेक्रेशन ज़्यादा हो जाती है और ये फिर हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन एड्रीनल मेडुला से रिलीज करवाता है, जो हमारे स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। तो स्ट्रेस में कंडीशन में भी ये सेक्रेशन इसकी आई होती है। और दूसरा, अगर हमारे बॉडी में कार्टिसोल की लेवल नॉर्मल हो तो वो फिर क्या कराता है, वो फिर थ्रू नेगेटिव फीडबैक इसके रिलीज को सप्रेस करता है, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के रिलीज को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सेंटर ऑन द सरफेस ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स देयर बाय एक्टिवेटिंग जी प्रोटीन। क्या होते हैं कि एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है और वो रिसेप्टर एड्रिनल कॉर्टेक्स पे होते हैं, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जहाँ पे ये जी प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं और जी प्रोटीन आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन की सिंथेसिस कराए और उसकी रिलीज कराए। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन का। इसके थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के क्या हैं कि लिमिटेड यूज ऑफ एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन ड्यू टू कार्टिकोस्टेरॉइड। देखो कार्टिकोस्टेरॉइड्स के लेक्चर में ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज काज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज काज करते हैं। इस वजह से थेराप्यूटिक जो यूज़ है ACTH का वो कम है, क्योंकि इसके अल्टीमेट रिजल्ट में हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड यूज होते प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो ये MCQs के लिए आप याद रख लें कि ये इसका रीज़न है जिसकी वजह से ये कम यूज़ होते हैं। इसके बाद यूज इन डायग्नोसिस ऑफ एड्रिनल कार्टिकल इंसफिशिएंसी, ये हमारे पास एड्रिनल कार्टिकल इंसफिशिएंसी के लिए ये एज अ डायग्नोसिस के लिए यूज होता है, जो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। Therapeutic corticotropin preparations are extract from anterior pituitaries of domestic animal or synthetic human adrenocorticotropic hormone। क्या होता है कि इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो एक्सट्रैक्ट की जाती है या तो एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, जिस तरह हमारे पास डॉग्स वगैरह हो गए, या इसको आप इस सिंथेसाइज किया जाता है ह्यूमन ACTH से। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं तो ये आप MCQs के लिए याद रख लें कि अगर आप इसको कम मिकदार में डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो इसका एज सच एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसको लॉन्गर टाइम के लिए यूज़ करें तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पास ग्लूकोकार्टिकाइड्स की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है बॉडी में, जो क्या कराता है, जो आपकी हाइपरटेंशन कराता है। क्योंकि जो ग्लूकोकार्टिकाइड होते हैं इसमें फिर हमारे पास मिनरल कार्टिकाइड आते हैं, ग्लूकोकार्टिकाइड आते हैं जो आपके पास वाटर रिटेंशन कराते हैं, BP को इंक्रीज कराते हैं, रिटेंशन कराते हैं वाटर का, तो जिसकी वजह से एडेमा होता है। तो फिर वो ही साइड इफेक्ट आप पे आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन आता है, पेरिफेरल एडिमा आता है जिसमें आपके पास पोटाशियम लेवल ना कम हो जाता है, इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाती है और इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। क्योंकि स्टेरॉइड्स के यूनिट में मैंने एक्सप्लेन भी किया है कार्टिकोस्टेरॉइड्स के यूनिट में कि
कार्टिकोस्टेरॉइड हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर लेते हैं, और जब आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो फिर आपके पास रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, इजीली आपको इन्फेक्शन हो सकता है। ये एडवर्स इफेक्ट हैं एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के, और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब जो स्टार्ट से मैं आपको ये बताता आ रहा था कि एड्रेनोकार्टिको जो हमारे पास एड्रिनल एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, इसके हार्मोन ऐसा डायग्नोस्टिक पर्पस यूज होते हैं, तो वो यहाँ पे मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं कि देखो हमारे पास ये, अगर हमारे पास एक किडनी है और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर ये एड्रिनल ग्लैंड है, इसके बाद यहां पे हम बना लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को, ये हमारे पास है पिट्यूटरी ग्लैंड, पी और जी से हम इसको डिनोट करें। यहां पे हम क्या बना लेते हैं, यहां पे हम बना लेते हैं हाइपोथैलेमस को, और इसको हम एच से डिनोट कर लें। अब जिस तरह स्टार्ट में भी मैंने बता दिया और कार्टिकोस्टेरॉइड्स के लेक्चर में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, यहां पे भी बता दूं कि अगर आपके पास एड्रिनल हार्मोन की प्रॉब्लम होती है एड्रिनल ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि एड्रिनल हार्मोन किस तरह रिलीज होते हैं, कि आपके पास हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर रिलीज होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है कि वो एसीटीएच को रिलीज करे, एसीटीएच आपके एड्रिनल हार्मोन को मैसेज देता है कि वो अपने हार्मोन को रिलीज करे। अब अगर आपके एड्रिनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है और आपके पास एड्रिनल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होते, तो इसको हम कहेंगे प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है और पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच को प्रोड्यूस नहीं करता, तो उस वजह से भी आपके पास एड्रिनल हार्मोन की कमी आएगी, उसको कहेंगे सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। अगर आपके पास हाइपोथैलेमस में कोई प्रॉब्लम आ जाती है और वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज नहीं करता, जब वो रिलीजिंग फैक्टर रिलीज नहीं करता तो पिट्यूटरी ग्लैंड एसीटीएच रिलीज नहीं करेगा और अल्टीमेटली आपके पास एड्रिनल हार्मोन रिलीज नहीं होंगे, तो उसको हम कहते हैं टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी। सही है, तो अभी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी का पता चल गया होगा। अब अगर क्या कर लेते हैं कि हम अगर एक बंदे में एड्रिनल हार्मोन की कमी है तो हम क्या करते हैं, हम उसको बाहर से एसीटीएच दे देते हैं। अगर एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन की वजह से उस बंदे में एड्रिनल हार्मोन का लेवल नॉर्मल तक आ गया, तो फिर हमें पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को सेकेंडरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी है, मतलब उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, उसका एड्रिनल ग्लैंड नॉर्मल है। लेकिन अगर हम बाहर से एसीटीएच देते हैं किसी पेशेंट को और उसका एड्रिनल हार्मोन कम रहते हैं, बिल्कुल उसी तरह उनमें फर्क नहीं आता, तो फिर हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड में, जिसको हम प्राइमरी एड्रिनल इनसफिशिएंसी कहते हैं, जिसको एडिसन डिजीज भी कहते हैं, और ये डायग्नोस्टिक यूज है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स का। अब हमारे पास आ जाते हैं ग्रोथ हार्मोन, जो कि स्टार्ट में मैं आपको बता रहा था, जिसको सोमेटोट्रोफिन कहते हैं। सोमेटोट्रोफिन इज रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पांस टू ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। हमारे हाइपोथैलेमस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या कराता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से सोमेटोट्रोफिन की रिलीज कराता है। सोमेटोट्रोपिन influence wide variety of biochemical processes, for example cell proliferation and bone growth are promoted। क्या करता है कि जी सर ये हमारे पास ग्रोथ हार्मोन है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस कराते हैं हमारे बॉडी में, जिनका अल्टीमेट रिजल्ट हमारे बॉडी के सेल की तादाद में इंक्रीज आना, उनकी ग्रोथ बोन ग्रोथ को प्रमोट करना, ये फंक्शन होते हैं सोमेटोट्रोपिन का। सिंथेटिक ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसको सोमेट्रोपिन कहते हैं, इस प्रोड्यूस यूजिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, और रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू लेबोरेटरी में हमारे पास सिंथेटिक फॉर्म में क्या होते हैं, ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ग्रोथ हार्मोन जो हमारे पास नेचुरल होगा तो उसको सोमेटोट्रोपिन कहेंगे, अगर आर्टिफिशियल सिंथेटिक है तो उसको हम सोमेट्रोपिन कहेंगे, और इसकी प्रोडक्शन होती है थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये दो आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, सही है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है सोमेटोट्रोपिन का। ऑल्दो मेनी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन आर एक्सर्टेड डायरेक्टली एट इट्स टारगेट।
एक तो इसका इफेक्ट ये है कि ये अपने टारगेट पे मतलब ये रिलीज हो गया एंटीरियर पिट्यूटरी लोब से बोन की तरफ चला गया, ये क्या कर ये बोन की ग्रोथ कराता है, बोन सेल की क्या प्रोलिफरेशन कराता है, ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है। दूसरा, दे आर मीडिएटेड थ्रू सोमेटोमेडिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 हमारे पास प्रोड्यूस कराता है ये, और वो फिर हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ कराते हैं। तो ये क्या है, ये 2 टाइप ऑफ इसका एक्शन होता है, या डायरेक्टली ये ग्रोथ कराएगा या आपके पास क्या है लॉन्ग टाइम के लिए जो सोमेटोमेडिन के थ्रू इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के थ्रू क्या कराएगा आप में ग्रोथ कराता है। इन एक्रोमेगेली अ सिंड्रोम ऑफ एक्सेस ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर, insulin like growth factor level are consistently high reflecting elevated growth hormone। क्या होता है कि एक्रोमेगेली, ठीक, एक जाइजेंटिज्म होता है, एक एक्रोमेगेली होती है, एफएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर बचपन में आप में ग्रोथ हार्मोन की रिलीज ज्यादा हो नॉर्मल से तो वो जाइजेंटिज्म काज करता है, अगर एडल्ट लेवल पे अगर आप ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल से ज्यादा हो तो वो क्या होता है वो एक्रोमेगेली काज करते हैं। और ये क्या है, ये आपके पास एक ऐसा सिंड्रोम है जिसमें नॉर्मल से ज्यादा ग्रोथ हार्मोन होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होते हैं कि ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर ज्यादा होते हैं और वो आप में क्या कराता है, वो ग्रोथ हार्मोन का रिलीज नॉर्मल से ज्यादा कराता है, जिसमें आपको एक्रोमेगेली होती है। एक्रोमेगेली में ये होते हैं कि आपका जो स्केलेटन होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, मतलब आपका जो फेस के बोन है वो बाहर निकले हुए होते हैं, आपके हाथ जो है ना वो नॉर्मल शेप के नहीं होते। Secretion of growth hormone is inhibited by another hypothalamic hormone somatostatin। और जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि हमारे बॉडी में हर एक हार्मोन का इनहिबिटरी हार्मोन भी होता है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है उसका एक इनहिबिटरी हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी है जिसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें, इसके सोमेटोट्रोपिन हमारे पास ग्रोथ कराता है, सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ को स्टॉप करता है। अब थेराप्यूटिक यूज ऑफ सोमेट्रोपिन है, तो सोमेट्रोपिन का तो वो मैंने आपको बता दिया कि ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी और ग्रोथ फेलियर इन चिल्ड्रन, अगर किसी बच्चे में ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी या उसकी ग्रोथ सही नहीं होती तो हम बाहर से सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन देते हैं जिसको सोमेट्रोपिन कहते हैं। ग्रोथ फेलियर ड्यू टू प्राइडर वैली सिंड्रोम, प्राइडर वैली सिंड्रोम हमारे पास एक हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास क्या हो जाती है, ग्रोथ आपकी स्टंटेड हो जाती है, सेक्रेशन आपकी नहीं होती ग्रोथ हार्मोन की, तो उस कंडीशन में हम ये बाहर से देते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एड वेस्टिंग सिंड्रोम, अगर एड्स की वजह से किसी बंदे को क्या मसल्स प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी ग्रोथ स्टंटेड हो जाती है, उसकी मसल वेस्टिंग होती है, उस कंडीशन में फिर हम बाहर से सोमेट्रोपिन यूज करते हैं। ग्रोथ हार्मोन रिप्लेसमेंट इन एडल्ट विद कंफर्म ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, अगर कोई पर्सन है जिसमें कंफर्म ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी या उसके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम की वजह से, तो उस कंडीशन में फिर हम क्या करते हैं, हम सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इंतहाई सिंपल है, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया कि सोमेट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड बाय सबकुटेनियसली और आईएम इंजेक्शन, इसको हम सबकुटेनियस या आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, क्योंकि अगर आप ये ओरली आप देंगे तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक हैं वो क्या करेंगे, वो इसको डिग्रेडेशन कराते हैं। ऑल्दो द हाफ लाइफ ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज शॉर्ट अप्रॉक्सीमेटली 25 मिनट, इसका जो हाफ लाइफ है वो कम है 25 मिनट से, सही है, लेकिन ये क्या करता है, ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर लीवर से रिलीज कराता है और फिर वो आपके पास इसके मतलब 25 मिनट गुजरने के बाद भी वो क्या करते हैं, वो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करना और आपकी ग्रोथ को इंप्रूव करना, वो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का काम होता है। ये इसका फार्माकोकाइनेटिक्स है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं सोमेट्रोपिन के इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से कि ये इंक्लूड पेन एट इंजेक्शन साइड पे ये पेन काज करता है, एडेमा काज करता है, इससे आर्थराल्जिया भी हो सकता है, जॉइंट पेन भी हो सकता है, इससे आपके पास मसल वेस्टिंग भी होता है, मसल स्पेन भी हो सकते हैं जिसको मेल्जिया कहते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको हो सकते हैं और रिस्क ऑफ डायबिटीज इससे आपका बढ़ जाता है, जो हमारे पास ये सोमेट्रोपिन है। तो ये सोमेट्रोपिन के एडवर्स इफेक्ट हैं और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है तो हर एग्जाम में इससे एक एमसीक्यूज वो लाजमी लेकर आते हैं, तो ये आप एमसीक्यूज के लिए देख लें।
इसके बाद हमारे पास सोमेटोस्टेटिन है, जो क्या कहते हैं, जो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। इन द पिट्यूटरी सोमेटोस्टेटिन बाइंड टू रिसेप्टर दैट सप्रेस ग्रोथ हार्मोन एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज। क्या होते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ये रिसेप्टर के साथ कंबाइन होता है, जो ग्रोथ हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को ये सप्रेस करता है। Originally isolated from hypothalamus, somatostatin is small polypeptide that is also found in neuron throughout the body as well as in intestine, stomach and पेनक्रियास। क्या होते हैं, ये हाइपोथैलेमस से हम आइसोलेट करते हैं, ये भी पॉलीपेप्टाइड है, हमारे पास प्रोटीन इन नेचर है। और क्या होते हैं, ये हमारे पास हमारे बॉडी के इंटेस्टाइन, स्टोमिक, पेनक्रियास और हमारे बॉडी के न्यूरॉन्स में ये हार्मोन पाया जाता है। सोमेटोस्टेटिन नॉट ओनली इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन बट आल्सो दैट ऑफ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड गेस्ट्रिन। क्या करता है कि ये ना सिर्फ ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट करता है बल्कि इंसुलिन को भी इनहिबिट करता है, ग्लूकागॉन को भी इनहिबिट करते हैं और गेस्ट्रिन को भी इनहिबिट करते हैं। क्योंकि इंसुलिन, ग्लूकागॉन ये भी हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कराते हैं, ये भी हमारे बॉडी में ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प आउट करते हैं। और गेस्ट्रिन क्या है, वो हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड की सेक्रेशन कराते हैं। तो ये सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन के साथ इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड गेस्ट्रिन की रिलीज को भी इनहिबिट कराता है। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट है इसके अपने नेम से और अपने फंक्शन से। सही है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। इट इज ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। ये कहें कि ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, हमारे बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये उसका इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिट सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ, ये तो ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। इसके बाद इसके यूजेस, यूज टू प्रिवेंट एक्यूट ब्लीडिंग ड्यू टू एसोफेगियल वेरिसिस। अगर एसोफेगियल वेरिसिस की वजह से एसोफेगियल ब्लीडिंग है आपकी या जीआईटी ट्रैक्ट की ब्लीडिंग है, तो ये क्या करता है, ये उस ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है। किस तरह करता है कि ये हमारे पास वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन कराता है और जीआईटी ट्रैक्ट में ये उन एंजाइम्स की सेक्रेशन को कम करता है जो हमारे बॉडी के ब्लड क्लॉट के उसको ब्लड क्लॉट पार्टिकल्स को डिग्रेड करें। तो अगर आपके डाइजेस्टिव एंजाइम वो एंजाइम रिलीज नहीं होंगे जो क्लॉट को खराब करेंगे, तो उस वजह से आपके पास क्लॉटिंग इजीली होगी। तो ये हमारे पास एक्यूट ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे पास सोमेटोस्टेटिन यूज होता है और ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अपर जीआईटी ब्लीडिंग फ्रॉम हेमरेजिक गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल और पेनक्रियाटिक फिस्टुला, ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर लिया। हाइपर सेक्रेटरी ट्यूमर ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, अगर आपके बॉडी में या इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हाइपर सेक्रेशंस होती हैं तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन में भी हम सोमेटोस्टेटिन को क्या करते हैं, वो हमारे पास यूज होता है। इसके लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इसका है कि शॉर्ट हाफ, इसका जो एक हाफ लाइफ है वो शॉर्ट है, मतलब ये कम टाइम के लिए काम करता है। इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इसकी स्पेसिफिसिटी नहीं होती, मतलब आप इसको एक फंक्शन के लिए यूज करेंगे और ये आपका एज अ होल तमाम फंक्शन देगा। मतलब आप इसको ब्लीडिंग के लिए, एक्यूट ब्लीडिंग के लिए अगर आप यूज करते हैं तो हो सकता है ये आप में क्या करे, ये आप में ग्रोथ को स्टंट करे, मतलब ग्रोथ को स्टॉप कर सकता है। ग्रोथ हार्मोन रिबाउंड आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन, और इसका एक ये भी लिमिटेशन है कि जब आप इसको यूज बंद कर देते हैं, मतलब आप इसको यूज नहीं करते, तो फिर से जो एबनॉर्मल ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होते थे वो फिर से स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, तो अब हमारे पास है ऑक्ट्रियोटाइड एंड लेंड्रियोटाइड, जो कि स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये हमारे पास ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है सिंथेटिक फॉर्म में, जो सोमेटोस्टेटिन हमारे पास है। दे आर सिंथेटिक एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन। ये आप एमसीक्यूज के लिए भी एक याद रख लें कि एक्ट्रियोटाइड एंड लेंड्रियोटाइड ये हमारे पास सिंथेटिक ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन है, सोमेटोस्टेटिन है। देयर हाफ लाइफ आर लॉन्गर देन दैट ऑफ नेचुरल कंपाउंड एंड डिपोट फार्मूलेशन आर अवेलेबल, अलाउइंग फॉर एडमिनिस्ट्रेशन वंस एवरी 4 वीक। क्या है कि इन हार्मोन जो सिंथेटिक हार्मोन है, इनका हाफ लाइफ आपके बॉडी के नेचुरल सोमेटोस्टेटिन से ज़्यादा होता है, और ये डिपोट फार्मूलेशन भी अवेलेबल है। डिपोट फार्मूलेशन कहते हैं स्टोर फार्मूलेशन, कंबाइंड फार्मूलेशन में, जिसके लिए फिर आपने सिर्फ 4 हफ्तों में एक दफ़ा एडमिनिस्टर करना होगा। मतलब एक मंथ में एक दफ़ा आपने एडमिनिस्टर कर लिया डिपोट फॉर्म का, तो वो फिर पूरा महीना थोड़ा थोड़ा आपके बॉडी में रिलीज होगा।
एक्ट्रियोटाइड अलॉन्ग एक्टिंग एनालॉग ऑफ सोमेटोस्टेटिन 45 टाइम्स मोर पोटेंट, ये आपके नेचुरल सोमेटोस्टेटिन से 45 टाइम मोर पोटेंट हैं, मतलब ज़्यादा पावरफुल हैं। यूजफुल इन एक्रोमेगेली, सम हार्मोन सेक्रेटिंग ट्यूमर एंड इन ब्लीडिंग एसोफेजियल वेरिसेस। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि सोमेटोस्टेटिन किस तरह यूज होते हैं ब्लीडिंग में। ट्रीटमेंट ऑफ एड एसोसिएटेड डायरिया, कुशिंग सिंड्रोम एंड इंसुलिनोमिया। क्या होते हैं कि अगर आपकी एड्स की वजह से आपको डायरिया है, उस कंडीशन में चूंकि जिस तरह हमने कहा ना कि इंटेस्टिनल हाइपर सेक्रेशन में भी ये यूज होते हैं, बिल्कुल इस तरह आपको कुशिंग सिंड्रोम में भी हम ये यूज करते हैं। कुशिंग सिंड्रोम किसे कहते हैं कि जब आपके पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स का रिलीज नॉर्मल से ज्यादा होता है, एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन का रिलीज नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो उसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं, उसमें भी ये यूज होता है। दूसरा ये है कि अगर आपका ब्लड इंसुलिन लेवल हाई है तो उस कंडीशन में भी हम एक्ट्रियोटाइड को यूज करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है? ये एब्डोमिनल पेन कराता है, नाजिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टिटोरिया कराता है, गाल स्टोन कराता है। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें कि स्टिटोरिया कहते हैं फैट और कोलेस्ट्रॉल फैट्स इन स्टूल, सही है। और दूसरा गाल स्टोन क्यों होते हैं? देखो, ये आपके पास बाइल को रिटेन करता है आपके गाल ब्लैडर में, कोलेस्ट्रॉल स्टोन फॉर्मेशन वो चांसेस बढ़ जाते हैं आपके गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर एम्प्टिंग इज डिलेड, जिस तरह मैंने आपको कह दिया, एंड एसिम्प्टोमेटिक कोलेस्ट्रॉल गाल स्टोन कैन अकर विद लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए ये दो याद रख लें कि इसके एडवर्स इफेक्ट जो एक्ट्रियोटाइड में है वो स्टिटोरिया एंड गाल स्टोन है, सही है। बाकी तो सिंपल है, वो तो अक्सर होते हैं, लेकिन ये दो आप याद रख लें। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट स्लाइड्स हैं इस लेक्चर का वो ये है कि लेंड्रियोटाइड, तो लेंड्रियोटाइड भी एक्ट्रियोटाइड की तरह बिल्कुल है, उस तरह लॉन्ग एक्टिंग एनालॉग है, उस तरह उसका एक्शन स्पेसिफिसिटी सब कुछ उसकी उस तरह है। इसके बाद हमारे पास पेग्विसमेंट आता है। पेग्विसमेंट क्या है? ये भी हमारे पास सिंथेटिक सोमेटोस्टेटिन हार्मोन है, लेकिन अगर कोई पर्सन एक्रोमेगेली के साथ है और उसकी बॉडी एक्ट्रियोटाइड और लेंड्रियोटाइड की तरफ रिस्पॉन्स नहीं करती, तो उस कंडीशन में फिर हमारे पास पेग्विसमेंट ऐसा रिफ्रैक्टरी यूज होता है। रिफ्रैक्टरी कहते हैं कि जब आपकी बॉडी एक टाइप ऑफ थेरेपी को रिस्पांस ना दे तो आपने वो थेरेपी फिर चेंज करनी होती है। मतलब एक एंटीबायोटिक से अगर इन्फेक्शन ट्रीट नहीं होता फिर हम एंटीबायोटिक को चेंज कर लेते हैं। एक्ट एज अ ग्रोथ हार्मोन एंटागोनिस्ट बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ पेग्विसमेंट ग्रोथ हार्मोन बाइंड टू द ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर बट डज नॉट ट्रिगर सिग्नल ट्रांसडक्शन। एमसीक्यूज के लिए आप याद रख लें कि पेग्विसमेंट क्या है? ये ग्रोथ हार्मोन को रिसेप्टर के साथ कंबाइन होने से नहीं रोकता। आपका ग्रोथ हार्मोन अपने रिसेप्टर के साथ कंबाइन हो जाता है, लेकिन इसमें सिग्नल की ट्रांसडक्शन नहीं होती, और इस तरह आपके पास फिर क्या हो जाते हैं? इसका सोमेटोस्टेटिन ग्रोथ हार्मोन इनहिबिशन एक्शन होता है। अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगेली ड्यू टू स्मॉल पिट्यूटरी एडिनोमा। अगर आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई एडिनोमा है, कोई मास वगैरह प्रोड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से आपके पास क्या है ग्रोथ हार्मोन एक्सेस यूज प्रोड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में एक्रोमेगेली अगर होती है तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हार्मोन ड्रग्स के बारे में छोटा सा वीडियो लेक्चर था जो इंतहाई एक्सप्लेनेशन के साथ है। इससे अच्छा लेक्चर आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगा। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमसे रब्ता करने के लिए या नोट्स की अगर आपको नीड हो तो आप हमसे जो है इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। ओके, थैंक यू।